नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 1 की हम बात करेंगे। यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना है ड्रामा के बारे में। तो ड्रामा के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था ड्रामा क्या होता है, ड्रामा किसे कहते हैं। और आज का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम सभी को पढ़ना है भारतीय और क्षेत्रीय नाट्य परंपराओं का ज्ञान। भारतीय और क्षेत्रीय जो नाट्य परंपरा है इसके बारे में जानेंगे, यानी कि नॉलेज ऑफ इंडियन एंड रीजनल ड्रामा। आज का आपका टॉपिक है नॉलेज ऑफ इंडियन एंड रीजनल ड्रामा के बारे में। हमने ड्रामा के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एंड रीजनल, यानी कि भारतीय और क्षेत्रीय नाट्य परंपराओं का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज हम आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं भारत में जो नाट्य की जो परंपरा रही है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम भारतीय के बारे में बात करेंगे, इंडियन के बारे में, उसके बाद रीजनल के बारे में, यानी उसके बाद हम क्षेत्रीय नाट्य के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं भारत से। आप सभी को ज्ञात होगा, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जो भारत में नाट्य की जो परंपरा रही है, यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस विषय का विस्तृत वर्णन किया है। भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था उसमें नाट्य के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से हमें वर्णन मिलता है। जब हम नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नाट्य कैसे करना चाहिए, नाट्य का रूप कैसा होना चाहिए, एक बेहतर नाटक आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें मिलता है। नाट्य शास्त्र को ही नाट्य विद्या का सबसे मौलिक तथा स्रोत ग्रंथ माना गया है। यदि हम आप सभी को नाट्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं, नाट्य कला पढ़ा रहे हैं, ड्रामा पढ़ा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति यदि आपको ड्रामा पढ़ाता है तो सबसे पहले उसको भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप नाट्य शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नाट्य को, ड्रामा को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो यदि हम आपका क्लास यहाँ पर ले रहे हैं तो सबसे पहले हम भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा उसका अध्ययन किए, फिर उस अध्ययन से जो निचोड़ आप सभी को जानने के लिए था, जो आप सभी के जानने योग्य है, वो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। क्योंकि आप सभी शिक्षक बनने के लिए इस महाविद्यालय में आए हैं, शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक बनने के साथ साथ आपको कला, ड्रामा सबका ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जितना ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए, जितना ड्रामा की समझ आपके अंदर होनी चाहिए, वो हम सभी आज के वीडियो में बात करेंगे, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम विस्तार से और नाट्य कला के बारे में जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में हमें एक कथा का भी वर्णन मिलता है। जब हम नाट्य शास्त्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मुझे एक कथा, एक स्टोरी का वर्णन मिला, तो जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना भी चाहेंगे। वो स्टोरी ऐसी थी, उसमें जो देवताओं थे उन सभी देवताओं के आग्रह पर, सभी देवताओं के प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और सृष्टि का पालन करने वाले, देखभाल करने वाले विष्णु जी का दिया गया, मतलब उनकी जिम्मेदारी है देखभाल करना और रचना का कार्य है ब्रह्मा जी को। तो जो सृष्टि के रचनाकार है ब्रह्मा जी, उनके पास सभी देवतागण जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समस्त मानव के, जो धरती पर मानव है, उन सभी मानव के मनोरंजनार्थ नाटक की रचना कीजिए, आप नाटक शास्त्र की रचना कीजिए। क्योंकि धरती के जो भी मनुष्य हैं वो क्या हो रहे हैं, उनके लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से वो एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप एक ऐसे चीज़ की रचना कीजिए जिसमें मनोरंजन भी हो और साथ ही साथ ज्ञान भी हो। उन्होंने एक तर्क दिया और दूसरा तर्क ये दिया क्योंकि शूद्रों के लिए वेदों के पठन पाठन का अधिकार उस समय निषिद्ध था।
यानी कि जो शुद्ध जात के जो या जो उस श्रेणी के जो लोग थे, उन्हें क्या था, वेदों के पठन पाठन का अधिकार नहीं था। इसीलिए देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने पंचम वेद की रचना की, यानी कि पांचवा वेद। जी हाँ, आप सभी 4 वेद के बारे में जानते होंगे। 4 वेद आप सभी को पता है कौन कौन है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के बाद एक पंचम वेद की परिकल्पना की गई और वही पंचम वेद आपका नाट्य शास्त्र बना, नाट्य कला बना। तो पंचम वेद की जो 4 वेद तो उनके लिए निषेध था, यानी कि वो लोग इसका पठन पाठन नहीं कर सकते थे। इसीलिए एक 5वां वेद बना जिसमें सभी वर्णों के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा उपाय किए कि जो 4 वेद थे, चारों वेद का निचोड़ इस 5वें वेद में समाहित कर दिया गया। और ये सभी वर्णों के लिए था, जितने वर्ण धरती पर थे उन सभी वर्णों के लिए ये छूट दी गई कि हर कोई इसे पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मनोरंजन के लिए पूरी सामग्री इसमें इंक्लूड की गई थी, इसमें डाली गई थी। इसकी रचना ब्रह्मा जी कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, तो यह विचार करते हैं। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से, ऋग्वेद आप सभी जानते होंगे, ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य सामग्री लिया, पाठ्य लिए ऋग्वेद से। और सामवेद जो कि संगीत का भी वेद माना जाता है, सामवेद से उन्होंने गान लिया। और यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय लिया। और अथर्ववेद से रस लेकर 5वें वेद यानी कि नाट्य वेद की रचना की। आप सभी के बीच 5वां वेद यानी कि नाट्य वेद, जिसे भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र के रूप में लिखा गया। वास्तव में जो है नाटकों की अपील जो है सार्वजनिक होती है, सभी के लिए होती है। इसीलिए कालिदास ने भी लिखा है कि नाटक विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले मनुष्य के मनोरंजन का एक अद्वितीय साधन है। कालिदास जी को लिखना पड़ा, कालिदास जी ने लिखा है नाट्य जो है विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले मनुष्य के मनोरंजन का एक अद्वितीय साधन है। चाहे आप जिस चीज़ में रुचि रखें, या आपको संगीत में रुचि हो, या फिर ड्रामा में रुचि हो, या कला में रुचि हो, सभी का संगम हमें नाटक कला में दिखता है। यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, नोट लिख लेंगे। आपको लिखना है नोट, NOT नोट में लिखना है। क्योंकि जब हम 5वें वेद की बात करते हैं तो 5वें वेद पर बहुत हमें कई जगह विवाद भी मिलता है, और कई सारे ग्रंथों को 5वें वेद की संकल्पना की तुलना की है। तो आप नोट में एक बात लिख लेंगे। यहाँ पर आपको नोट में लिखना है कि पंचम वेद की संकल्पना जो है बहुत ही प्राचीन है, वैदिक काल के उपरांत। क्योंकि आप सभी जानते होंगे वेदों की रचना वैदिक काल में हुई, लेकिन जब वैदिक काल के बाद जो काल आया उसके उपरांत कई ग्रंथों को पंचम वेद के रूप में मानने और उसे भी वेदों जैसा महत्व देने की बात कही गई है। यानी कई सारे ऐसे ग्रंथ हमें मिलते हैं जिसको पंचम वेद माना गया है, या उसे मानने के लिए ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया, विभिन्न विद्वानों के द्वारा कहा गया कि ये जो है पंचम वेद के समान है। जैसा मैं अभी नाट्य शास्त्र के बारे में बताया आपको कि नाट्य शास्त्र भी आपका पंचम वेद है, उसी तरह संस्कृत के और भी कई सारे ग्रंथ हैं जिसे पंचम वेद के रूप में मानने पर और उसे वेदों के जैसे महत्व देने की भी बात कही गई है। यह बात जो है सबसे पहले उपनिषद में आई है। आप सभी जानते होंगे, यदि आप सर्च करेंगे कहीं भी गूगल पर, आप किसे पूछेंगे पंचम वेद किसे कहते हैं, तो हर कोई व्यक्ति कहेगा उपनिषद को 5वां वेद माना गया है। क्योंकि सबसे पहले बात उपनिषद पर आई थी और विद्वानों के द्वारा कहा गया कि उपनिषद जो है, जैसा कि आपने आपके बीएड प्रथम वर्ष के EPC 1 में हमने आपको उपनिषद के बारे में पढ़ाया था। उपनिषद में हमने बताया भी था आपको कि इसे भी पंचम वेद के रूप में माना गया। उसी तरह नाट्य कला को भी पंचम वेद जैसी उपाधि दी गई है, क्योंकि ये सबसे पहले बात आई थी उपनिषद में, और उसके बाद अनेक नए संस्कृत और अन्य नवीन भारतीय भाषाओं के ग्रंथों के लिए भी पंचम वेद की बात कही गई है। यानी कि संस्कृत में जो रचना लिखी गई उससे तो कहा भी गया है कि यह पंचम वेद है, लेकिन उसके बाद भी अनेक भारतीय भाषाओं में भी जिन रचनाओं को रचा गया, जिन आर्टिकल को लिखा गया, जिन ग्रंथों को लिखा गया, सबको भी
पंचम वेद मानने की बात कही गई है। तो ये बातें जो है आपको नोट में लिख लेना है, क्योंकि कहीं आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा कहा जाएगा आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो आपके उपनिषद हैं, उपनिषद को भी पांचवा वेद कहा जाता है। उसी तरह नाटक शास्त्र को भी पांचवा वेद कहा गया है। और भी कई सारे आपको ग्रंथ मिल जाएंगे, नवीन ग्रंथ भी आपको मिल जाएंगे जो भारत के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, उसे भी पंचम वेद कहने की बात कही गई है। तो ये तो आपका हो गया इंडियन के बारे में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं रीजनल ड्रामा के बारे में, यानी कि क्षेत्रीय नाट्य परंपरा के बारे में। क्षेत्रीय नाट्य परंपरा किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, सभी राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोक नाट्य की परंपरा रही है। भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी एरिया हैं, सब एरिया में अपने अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार नाट्य की परंपरा जो रही है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर रामलीला और कृष्ण लीला जैसे नाटक हमें बहुत ही प्रचलित दिखाई देते हैं। आप देखते हो कि उत्तर भारत में रामलीला और कृष्ण लीला जो है बहुत ही ज़्यादा इसका मंचन होता है। और यदि हम आपके अपने राज्य, हमारे अपने राज्य बिहार की बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ के राज्यों में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है विदेशिया। विदेशिया नाटक आप सभी सुने भी होंगे, बहुत ही ये प्रसिद्ध नाटक इसे बोला गया है। आपका विदेशिया नाटक जो है, इसके रचनाकार थे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का पितामह भी कहा जाता है। जैसे कि आपके बीएड प्रथम वर्ष के जो आपका EPC1 पेपर कोड है, EPC1 के आपके यूनिट 3 में हम सभी को पढ़ना है लोकल साहित्य, यानी कि लोकल लिटरेचर, भोजपुरी। भोजपुरी लोकल लिटरेचर के अंतर्गत हम विदेशिया के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम विदेशिया के बारे में विस्तृत बात करेंगे, विस्तृत अंकन करेंगे कि विदेशिया नाटक में किन किन चीज़ों को दिखाई गई है। क्योंकि आपके बीएड प्रथम वर्ष की EPC1 में हमको लोकल लिटरेचर के अंतर्गत, स्थानीय साहित्य के अंतर्गत हमें स्थानीय कथाएं, लोकोक्तियाँ, लोकगीत एवं जीवन कथाएं पढ़ना है। जीवन कथाएं के अंतर्गत हम भिखारी ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, और उनके द्वारा रचित नाटक जो विदेशिया है, विदेशिया का भी हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने विदेशिया में क्या मंचन किया है और कैसे उसे दिखाए हैं। ये हम आपको जानेंगे। आपको इसका वीडियो मिलेगा EPC1 के यूनिट 3 के अंतर्गत। आपको करना क्या है, आपको जाना है इसी सेक्शन के बीएड के EPC1 में, EPC1 के यूनिट 3 में आप जाएंगे। यूनिट 3 में आपको विदेशिया का आपको वीडियो वहाँ प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से आप विदेशिया के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि आपको जो आपका रीजनल ड्रामा है इसकी समझ भी विकसित होगी, और विदेशिया नाटक के बारे में भी आप जान सकते हैं, और भिखारी ठाकुर के बारे में भी आप जान सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र कर देते हैं। भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, जैसे मैं पहले बताया, उन्हें पितामह भी कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर भी उन्हें कहा गया है, जो कि छपरा जिले से वो ताल्लुक़ रखते थे। छपरा में गाँव है दियारा, जिसको बोलते हैं सिताब दियारा, वहीं के थे भिखारी ठाकुर। उनके नाम पर ही छपरा में एक भिखारी चौक भी बना है। यदि आप सभी कभी छपरा जाने का या कोई सौभाग्य प्राप्त होगा तो वहाँ पर आप भिखारी ठाकुर के गांव, उनके नाम पर समर्पित चौक को देख सकते हैं। यहाँ पर भिखारी चौक के नाम से उनको सम्मानित करते हुए उनकी प्रतिमा वहाँ बनाई गई है। विदेशिया जो नाटक था, जब इसका मंचन होता था तो इसको देखने के लिए इतना लोकप्रिय नाटक था कि इसको देखने के लिए हजारों की भीड़ भी जो है इकट्ठा हुआ करती थी, यानी कि इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते थे। तो इस वीडियो में हमने बात किया आपके इंडियन एंड रीजनल ड्रामा के बारे में। रीजनल ड्रामा का जो एग्जाम्पल हमने बताया आपको विदेशिया के बारे में। जैसा कि मैंने कहा आपको विदेशिया के बारे में हमने वीडियो जो है आपके EPC1 के आपका जो यूनिट 3 सेक्शन है स्थानीय साहित्य, लोकल लिटरेचर, भोजपुरी, उसमें हम इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वहाँ जाकर के आप इसका वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आप विदेशिया के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
हम अगले वीडियो में आपके EPC2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।